गुड आफ्टरनून दोस्तों। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये होगा अपडेटेड पार्ट 1 का। ठीक है, वीडियो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। और जो भी आर्ट एंड कल्चर पे अभी हमने पैटर्न फॉलो किया है, बेसिकली हमने कोशिश यही की है कि जो यूपीएससी का पैटर्न रहा है हम उसे ही फॉलो करके पढ़ाएं। ठीक है, ताकि कम से कम पढ़ाना पड़े। ठीक है, लेकिन कम से कम इसलिए, अपने लिए नहीं, कम से कम इसलिए कि ताकि आपको भी कम से कम पढ़ना पड़े और प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम शुरू करते हैं। मंदिर वगैरह पे मैंने आपको बताया था किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लोकेशन पूछता है, जो अभी ट्रेंड रहा है, या फिर उस मंदिर में किसका कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अभी देखिए रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर। ठीक है, रामप्पा मंदिर चर्चा में था, तो रामप्पा मंदिर है कहाँ पे? तो ये तेलंगाना में है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और ये भगवान शिव से समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, अभी तो इसको मान लो रेट दिया गया है। ये काकतीय वंश का, काकतीय जो रुद्रेश्वर मंदिर है उसे इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना? तो अब होगा क्या, ये जो काकतीय वंश है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो काकतीय वंश है आप देखेंगे तो ये पूर्वी दक्कन का जो क्षेत्र था, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और दक्षिण उड़ीसा का जो कुछ क्षेत्र था वहाँ पे राजवंश था। अब इस राजवंश के कुछ प्लेसेज हैं वो आपको इम्पोर्टेंट हैं, वो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इनकी राजधानी थी ओरगल्लू और इनके कुछ मोटू पल्ली जो था इनका पतन था। तो पूछता है कि कौन सा किसका पतन था। पतन मतलब पोर्ट था, तो मोटूपल्ली इनका पोर्ट था और राजधानी क्या थी? और गल्लू इनकी राजधानी थी। इनका जो एक तरीके से देखा जाए जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो कौन थे? ये पोलराज द्वितीय। ठीक है, और इसमें जो रुद्रदेव थे, प्रताप रुद्र प्रथम या रुद्रदेव, वे काफ़ी फेमस हुए थे। तो शासकों को जानना बहुत ज़रूरी है, कम से कम जाने वो किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे ही दे रहा है क्वेश्चन आजकल। ठीक है, फिर देखो यार, ये सूर्य मंदिर जो था, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा में है, ये काफ़ी चर्चा में था अभी। ठीक है, तो इस मंदिर को बनवाया किसने था? सॉरी, गंग जो राजवंश के नरसिंह देव प्रथम थे, इन्होंने इसे बनवाया था और ये कलिंग मंदिर स्थापत्य शैली में बना हुआ है। ठीक है, इतना याद रहेगा। देखो यार, इस मंदिर को जो बनाया गया था, कोणार्क मंदिर है, उसको इस बारे में याद रखना, वो विश्व धरोहर स्थल में भी उससे शामिल है। ठीक है, और कुछ अन्य मंदिर हैं सूर्य के लिए हैं, बहुत कम ही मंदिर हैं। कुछ अन्य मंदिर हैं जैसे सूर्य नारायण स्वामी मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। दक्षिणार्क मंदिर कहाँ पे है? बिहार में। और मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। कम से कम याद होना चाहिए लोकेशन। ठीक है, ये अबथ सहायेश्वर मंदिर, अब्थ सहायेश्वर मंदिर कहाँ पे है यार? इसको भी यूनेस्को पुरस्कार के लिए चुना गया था, इसलिए चर्चा में था, याद रखना है। ये कहाँ पे? ये तंजावुर जिले तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तंजावुर जिले तमिलनाडु में है और यूनेस्को ने अभी इसके 2023 में पुरस्कार के लिए चुना था। ठीक है, रायगढ़ किला कहाँ पे है? तो रायगढ़ किला महाराष्ट्र में, जो काफ़ी फेमस था। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने इसे अपनी एक तरीके से राजधानी भी बनाया हुआ था। देख लो यार, कुछ गुड़िया हैं, कुछ कलाएं हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये एटी कोपाक्का गुड़िया। ठीक है, अभी क्या हुआ था, ये गणतंत्र दिवस पे इसका प्रदर्शन किया गया था, इसलिए फेमस था। ये आंध्र प्रदेश का है, याद रखना, आंध्र प्रदेश का है। एटी कोपाक्का गुड़िया कहाँ का है? आंध्र प्रदेश की कला है। ये कोक बोरोक क्या है? तो एक भाषा है, कोक बोरोक एक भाषा कहाँ की है? त्रिपुरा की, जिसके भी लैंग्वेज मैपिंग करने की बात की जा रही है। ठीक है, हड़प्पा जल प्रबंधन तकनीक। अब देखो यार, हड़प्पा जल प्रबंधन तकनीक अभी कहाँ पे खोजी गई है रिसेंटली? तो ये खोजी गई है आपकी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। फिर देखो यार, कंगनहल्ली, कंगनहल्ली चर्चा में था। ठीक है, कंगनहल्ली और सन्नति बौद्ध स्थल, ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो आप देखेंगे भीमा नदी है, उसी के किनारे ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये अब अशोक का अभिलेख था, इसी अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अशोक का जो नाम है वो इस अभिलेख में मिलता है, हालांकि मास्के में भी मिलता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है, तो कर्नाटक। फिर देखो यार, अमरावती कला शैली, इसका विकास कहाँ हुआ था बालक? तो इसका विकास हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और किसने किया था? तो सातवाहन ने इसका विकास किया था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये मुख्यतः किसके लिए फेमस है? बौद्ध कला के लिए। किसके लिए था? बौद्ध कला के लिए, यानी याद रखना, बौद्ध कला के लिए फेमस था, आंध्र प्रदेश में है। और अमरावती में जो सातवाहन शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, या फिर इसमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन या योगदान दिया है। वही देखिए, बुद्ध के अवशेष। तो जो बुद्ध के अवशेष पाए गए हैं, अभी तो 7 जगह पाए गए थे, अभी 8वीं जगह इसकी खुदाई हो रही है। 8वीं जगह इसकी खुदाई हो रही है, कहाँ पे? रामग्राम में।
ठीक है। तो बुद्ध के अवशेष जो थे इस पे कुछ स्तूप बने हैं, स्तूप। तो हो सकता है कभी पूछे यार, पूछ सकता है कि बुद्ध के अवशेष पे कौन कौन से स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना है, राजगृह है, वैशाली है, कपिल वस्तु है, अलकप है, रामग्राम है, बेथादीप है, पावा है, कुशीनगर और पिपली वन। ये प्लेसेज हैं जहाँ पे बुद्ध के अवशेषों के ऊपर क्या स्तूप बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखो माना ये भी जाता है, कुछ मान्यताएं जो बौद्ध मान्यताएं हैं उसके आधार पर देखेंगे तो बुद्ध का जो अंतिम संस्कार था वो मल्लों ने किया था। वो कुशीनगर था, कुशीनगर के जो मल्ल थे उन्होंने उनका क्या किया था, अंतिम संस्कार किया था। फिर देखो यार, जो महापसार संस्कृति है, ठीक है, प्राचीन संस्कृति है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना पूछता है कि ये प्लेस कहाँ से है, प्लेस 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 दे देगा, लोकेशन पूछेगा। तो अभी देखना, ये कासरगोड खोजा गया कहाँ, केरल में। कासरगोड याद रखना कहाँ पे है, केरल में। और केरल में और भी कुछ स्थल हैं, जैसे मांगडू। मांगडू कहाँ पे है, ये भी केरल में है। और त्रिशूर और कुन्नत्तूर कहाँ पे है, ये भी केरल में है, ठीक है, याद रहेगा। कुछ हाँ तमिलनाडु में भी कुछ है, जैसे आदि आदिचनलूर और कोडूमनाल कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। ये सब के सब क्या है, ये महापाषाणिक संस्कृति के स्थल हैं, ठीक है। देखो यार, गुरु नानक देव जी चर्चा में थे, जितना इसमें उतना मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये जो प्रथम सिख गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, सिखों के प्रथम गुरु यही थे। और इनका जन्म अभी देखेंगे आप, तो जो अभी वर्तमान में तलवंडी में हुआ था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे, पाकिस्तान में पड़ता है। और इन्होंने जो डेरा वगैरह वगैरह डाला था, ठीक है, जहाँ पे बहुत दिन तक रहे, वो करतारपुर जो रावी नदी था वहाँ पे इन्होंने अपना डेरा डाला था, ठीक है। और आपने देखेंगे अपने मरने के बाद, ठीक है, जो लेहड़ा थे यानी कि जो गुरु अंगद थे, उनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है। समानता पे जोर दिया, सामाजिक सुधार किया, भाईचारा किया, ये सारी चीज़ें तो इनके अंदर थी। यार ये बिरसा मुंडा थोड़ा सा भगवान के रूप में इनको देखते हैं, एसटी। तो बिरसा मुंडा थोड़ा सा चर्चा में थे। एक एसटी है बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा एक जनजाति है, हाँ, जिसके मेंबर थे। तो अब क्या था, इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी, वीर साहित्य धर्म की, ये याद रखना है। और साथ ही साथ जो मुंडा विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ 1895 में, छोटा नागपुर और बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, वो उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर देखो यार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चर्चा में थे। याद रखना, भारत में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। और चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत भी थे, ठीक है। इनके कुछ अनुयायी थे जो इनको मानते थे, ख्वाजा को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके शिष्य ही थे, ठीक है। ये देखो, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये कहाँ के रहने वाले थे, स्पेन के रहने वाले थे। और ये गोवा के संरक्षक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। किसके संरक्षक के रूप में, गोवा में इन्होंने बहुत कुछ किया था, तो इसलिए इनको फेमस थे। तो यूपीएससी एक एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा, तो याद रखना है, ठीक है, कि सेंट फ्रांसिस जेवियर, ठीक है, गोवा के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वही रानी बेलू नचियार, इनके बारे में बस इतना जान लीजिए कि जो पहला मानव बम बनाया गया था भाई इन्हीं के द्वारा था, ठीक है। मानव बम की जो सेना इन्होंने गठित की थी भारत में, वो मानव बम में क्या होता है, इंसान खुद को ही उड़ा लेता है, बम लगा करके खुद को क्या करता है, वो खुद को ही उड़ा लेता है, ठीक है। सावित्रीबाई फुले, ये भी काफ़ी चर्चा में थी। इन्होंने समाज सुधार के विषय में बहुत सी चीज़ें की, बहुत काम किया है। तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी को, इनका जन्म हुआ था। आप देखेंगे महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। वहीं पे एक नाय गाँव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय जो बना हुआ था, उसकी ये प्रधान अध्यापिका, पहली प्रधान अध्यापिका भी थी। तो यहाँ भी 2-3 चीज़ें समझ में आ गई। पुणे में पहला बालिका विद्यालय भी बना था और इसकी प्रधान अध्यापिका भी थी, ठीक है। इन्होंने बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया, शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए इन्होंने बहुत से काम किए, ठीक है। और इन्होंने एक नई प्रथा भी चलाई, जैसे सत्य शोधक विवाह, जो विवाह की प्रथा है, इन्होंने चलाया कि कम खर्च में ही सबका शादी विवाह का हो निपट जाए, ठीक है। और देखो यार, वही बात है, सावित्रीबाई फुले जी को वो मराठी की पहली आधुनिक कवित्री भी माना जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 1854 में उन्होंने पहला कविता संग्रह भी लिखा था, काव्य फुले, जो प्रकाशित भी हुआ था, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास, ये भी काफ़ी फेमस है। क्यों, क्योंकि अलीपुर जो बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष का इन्होंने बचाव किया था। एक वकील थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनका बचाव किया था। साथ ही साथ 1923 में जो मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, स्वराज दल की गठन करने की बात कही थी, तो ये मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिल करके इन्होंने स्वराज दल का गठन किया था। ये उसके क्या थे, संस्थापक सदस्य थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ कलकत्ता नगर निगम के ये पहले निर्वाचित मेयर भी थे, ठीक है।
और आप देखेंगे इनकी जो साहित्यिक कुछ कृतियाँ हैं, जैसे फॉरवर्ड समाचार पत्र आप देखेंगे तो इन्होंने ही निकाला था, ठीक है। बाद में इसी का नाम बदल के लिबर्टी भी कर दिया गया था, और जिसके संपादक कौन थे, तो संपादक थे सुभाष चंद्र बोस। यानी जो फॉरवर्ड था उसको प्रकाशन इन्होंने किया, लेकिन संपादक कौन थे उसके, सुभाष चंद्र बोस थे। अब बाद में इसका ही नाम बदल के लिबर्टी कर दिया गया। तो यूपीएससी पूछता है, जिसका नाम बदला जाता है पूछता है, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए सी राजगोपालाचारी, ये भी काफ़ी चर्चा में थे। और सी राजगोपालाचारी के बारे में इतना जानिए कि इनको राजा जी राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। वो भोजपुरी का गाना नहीं, राजा जी, ठीक है, राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, ठीक। आप देखेंगे जब भारत के अंतिम 1950 तक के जो गवर्नर जनरल थे, तो भारत के स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी का गठन भी किया था। तो याद रखना, स्वतंत्र पार्टी से कौन जुड़ा था, सी राजगोपालाचारी। कुछ नाम और आते हैं, सुब्रमण्यम भारती। क्या इनके बारे में जानना जरूरी है, बस इतना जानना है कि जो आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली का जनक माना जाता है, इनको आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली का जनक माना जाता है, ये याद रखना है। और ये स्वदेश मित्रन पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले जन्म जान लेते हैं। भारत में इनका जन्म हुआ नहीं था, इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब के मक्का में, ठीक है, मक्का में जन्म हुआ था। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो इनके नाम से ही मनाया जाता है, सॉरी इनकी जयंती पे ही मनाया जाता है, जो 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 2008 से। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत के स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे ये, और इन्होंने बहुत योगदान दिया था, इसलिए क्या करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनके नाम पे मनाया जाता है। और ये याद रखना, इनको भारत मरने के बाद 1992 में, ठीक है, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी से सम्मानित भी किया गया था। फिर आते हैं डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। बस इतना जानिए कि उनको उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। दूसरा तुलसी गौड़ा, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। क्यों, क्योंकि इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। और आप देखेंगे पेड़ पौधों के बारे में, कर्नाटक में इन्होंने करीब 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाया था। तो अभी इनका निधन हुआ था, तो ये चर्चा में थे, और ये इनको पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया गया है। देखो यार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो करीब 6 प्रकार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। जो राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार है, कितने टाइप्स के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक है, ठीक है। अगर कोई भी खिलाड़ी है वो 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, मतलब बहुत हाई लेवल का प्रदर्शन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। दूसरा एक है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, दोनों एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, याद रखना है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस खेल का सर्वोच्च पुरस्कार भी है, और ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो आजीवन, जिसने अपने आप को खेल के लिए समर्पित ही कर दिया है, ठीक है, उसकी आजीवन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था, अभी दिया गया किसको, गुकेश को दिया गया शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया हॉकी में, प्रवीण कुमार को दिया गया पैरा एथलेटिक्स में, और मनु भाकर को दिया गया निशानेबाजी में। इन लोगों को दिया गया है, इसलिए चर्चा में था। अब जैसे एक और होता है उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार भी 4 वर्ष कोई बेहतर प्रदर्शन करता है तो दिया जाता है। तो ये अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में इतना अंतर है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और जो अर्जुन पुरस्कार है वो सब कुछ सेम है, बस वो अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और ये गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य गुरु थे ही, तो इसलिए गुरुओं को दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये किसने अगर पिछले 3 सालों में खेल को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किया होगा, तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे इनका क्रम, जो सबसे पहले शुरू किया गया था कौन सा पुरस्कार था, तो जो सबसे पहले जो शुरू किया गया पुरस्कार था वो द्रोणाचार्य पुरस्कार था, ठीक है। एक सीक्वेंस देख लेते हैं, द्रोणाचार्य इनमें देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में था, ठीक है। फिर इसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार था 1991, 90 और 92 में। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो या सबसे पहले तो अर्जुन पुरस्कार था 1961 में, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में, ठीक है। अर्जुन पहले, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, चौथे नंबर पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, 5वें नंबर पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है। हाँ देखिए, कुछ जनजातियाँ थी जो भी चर्चा में थी, इनके बारे में देखना है। मैंने आपको हमेशा बताया है क्या देखना है, कम से कम इनकी लोकेशन देख लेना है। और ये हम
एसटी वाला जब पढ़ रहे थे शायद इन जनजातियों के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो हाटी जनजाति कहाँ, हिमाचल प्रदेश। बोडो जनजाति असम। आगामी नागा जनजाति नागालैंड। थाडो जनजाति मणिपुर। बिरहोर जनजाति झारखंड। गुट्टी कोया छत्तीसगढ़। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोरगा जनजाति कर्नाटक। और मन्नान समुदाय ये कहाँ पे, केरल। इनकी लोकेशन याद रहना चाहिए। देखो यार, ये थोड़ा सा चर्चा में हो रहा है। बौद्ध धर्म को तो आप नहीं छोड़ सकते, जहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ले लीजिए, हर साल यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अभी प्रथम एशियाई यानी एशिया में बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पे हुआ, भारत में हुआ है। और भारत का संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और जब ये बट वही हुआ, अगर बौद्ध शिखर सम्मेलन होता है तो बौद्ध धर्म के विचारों को, ठीक है, उनके आदर्शों को बढ़ाने की बात की जाती है। और जब शिखर सम्मेलन हुआ तो इसमें दिल्ली घोषणा पत्र को भी अपनाया गया। किसको अपनाया गया, दिल्ली घोषणा पत्र को इसमें अपनाया गया। तो इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा गया, बस इतना कहा गया कि भैया देखिए, जो मतलब एशियाई देश हैं इनके बीच में क्या करना है, संबंधों को बेहतर बनाना है, और वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें की गई। बाकी कहा गया युवाओं को शिक्षित किया जाएगा, बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता के बारे में लोगों को बताया जाएगा, उनके शिक्षाओं को विस्तार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट में क्या है कि कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जिनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया। तो अब याद रखना बस लोकेशन यार, ये घरचोला साड़ी कहाँ पे है गुजरात। ये नरसापुर क्रोशिया लेस कहाँ पे है, कहाँ का था, तो आंध्र प्रदेश। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद देखिए, अच्छा ये दो ही था इसमें, ठीक है। प्रोजेक्ट वीर गाथा क्या है, प्रोजेक्ट वीर गाथा किसने शुरू किया है, तो याद रखना है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर शुरू किया है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो छात्र हैं, उनके बीच में देशभक्ति की भावना को पैदा करना है, जगाना है, ठीक है। फिर देखिए कम्युनिस्ट पार्टी चर्चा में थी इसलिए फेमस हो जाता है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी कभी 100 साल इसने पूरा किया। तो भारत के बाहर अगर कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले बनी थी तो 1920 में बनी थी। और कहाँ बनी थी, ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है, इसको आप उसमें मेंशन करिए। ताशकंद में बनी थी। आप देखेंगे तो मोहम्मद शफीक, एम.एन. रॉय, इन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। भारत में ये कब बनी थी, तो 1925 में, दिसंबर 1925 में कानपुर कम्युनिस्ट में एक सम्मेलन हुआ था और ये बनी थी, ये पार्टी बनी थी, ठीक है। जब ये पार्टी बनी तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे चेटियार पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। बाकी इस पार्टी जब बनी थी तो इसमें कुछ संस्थापक सदस्य थे, जैसे एम.एन. रॉय, ई.टी. रॉय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और हसरत मोहानी। कुछ लोगों का नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कौन कौन व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे। फिर देखो यार, हरिदास आंदोलन चर्चा में था। तो हरिदास आंदोलन बस इतना जानना है, पहली बात तो ये आंदोलन हुआ कहाँ था, कर्नाटक में। दूसरा ये किससे जुड़ा हुआ था, तो द्वैत दर्शन यानी जो माधव सिद्धांत था उसी के प्रचार करने से जुड़ा था। लोकेशन याद रखना है, कर्नाटक, ठीक है। अब ये कांग्रेस का बेलगाम है, बेलगाम नहीं है, बेलगाम अधिवेशन चर्चा में था। तो दरअसल अधिवेशन कब हुआ था, ये 26-27 दिसंबर 1924 में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था। और ये कांग्रेस का 39 यानी 39वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। याद रखना है, इसकी अध्यक्षता एक ही था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी अधिवेशन की, और वो था कौन सा, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। अब इसमें बहुत सुधार किया गया था कांग्रेस में, कहा गया था भाई आप क्या करिए, शुल्क वगैरह कम कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों, आपसे जुड़ें, ठीक। फिर इसके बाद देखिए कुका विद्रोह भी फेमस था। ये कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1872 में। कहाँ पे हुआ था, पंजाब में, ठीक है। और वैसे जब कुका विद्रोह आप देखेंगे तो इसका नेतृत्व जो किया था एक तरीके से तो राम सिंह ने किया था। किसने किया था, राम सिंह जी ने किया था। और इसमें नामधारी जी थे जो कुका के नाम से भी जाने जाते थे, उन लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिश के अगेंस्ट था, ठीक है। कुछ त्यौहार चर्चा में थे, जैसे भारत का अभी महाकुंभ चर्चा में था, तो महाकुंभ देख लेते हैं, ठीक है। महाकुंभ चर्चा में था तो ये मेला 13 जनवरी से लगा था और 26 फरवरी तक था। इसमें 6 नहान होते हैं, वैसे इसमें दिया हुआ है कि नहीं देखें। अब ये महाकुंभ के बारे में क्या है कि यूनेस्को में, याद रखना है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है शामिल, ठीक है। और ह्वेनसांग जो था उसने भी अपनी यात्रा में इसका कुंभ मेले के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये कुंभ मेला जो लगता है कहाँ कहाँ लगता है, तो ये लगता है हरिद्वार, प्रयागराज, ये नासिक में और उज्जैन में। तो याद ये रखना है कि हरिद्वार में किस नदी के पास लगता है, गंगा नदी। और प्रयागराज में तो यहाँ पे आपको पता है नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती।
नासिक में कहाँ है, गोदावरी नदी, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी। ये 4 नदियों के किनारे लगते हैं, ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए। उसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो जो शामिल हैं उनको देख लेते हैं। कभी कोई पूछता है कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए 2008 में शामिल हुआ था कुडियाट्टम, वैदिक मंत्रोपचार और रामलीला, ये शामिल हुए थे। और 2009 में रामायण, 2010 में छऊ नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, तथा केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक, और मुदियट्टू ये भी है। फिर लद्दाख का जो बौद्ध जाप है वो भी शामिल हुआ 2012 में। संकीर्तन 2013 में शामिल हुआ, मणिपुर का है एक तरीके से। फिर 2014 में जो ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर जो पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की जो शिल्प कला है वो भी शामिल हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2016 में योग शामिल किया गया, 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया, 2021 में दुर्गा पूजा, और 2023 में गुजरात का गरबा, और 2024 में नवरोज। यानी ये सब के सब किस में शामिल हैं, यूनेस्को के अमूर्त, याद रखिएगा अमूर्त वाले में है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। फिर देखो यार ये गंगा सागर मेला, ये गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, ठीक है। और कुंभ के बाद याद रखना, कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है पूरे भारत में, ऐसा कहीं पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये भारत रण भूमि दर्शन, ये किसकी पहल है, तो रक्षा मंत्रालय की पहल है। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर क्या है, एक तरीके से बहुत ही पवित्र तीर्थस्थल है जो तिब्बत में है। कहाँ पे है, तिब्बत में। आप देखेंगे तो ये तिब्बत के साइड में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए वीर बाल दिवस, ठीक है, किस दिन को मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, 2022 से मनाया जा रहा है, ठीक है। 2022 में दरअसल जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके 2 जो छोटे पुत्र थे, साहिब शहीद वही साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, याद रखिएगा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। देखो यार ये अभी विश्व ध्यान दिवस योग दिवस से अलग है ये ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अब 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, विश्व ध्यान दिवस, इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये याद रखना। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये क्या है, ये भी मानव प्रजातियों की एक प्रजाति थी जो वर्तमान में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये सबसे लंबे समय तक जीने वाली प्रजाति थी, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती थी, भारत में नहीं पाई जाती थी, ये पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका में ही पाई जाती थी बहुत समय पहले, ठीक है। माना ये जा रहा है, अभी हाल ही में रिसर्च हुआ है कि ये लोग बहुत ही कम या बिल्कुल भी मांस नहीं खाते थे। और ये क्या, जब मांस नहीं खाएंगे तो स्वाभाविक से बात है वनस्पतियों पर क्या थे, वनस्पतियों पर ये डिपेंडेंट थे। तो ऐसा हो सकता है, इस तरह से पूछता है। जैसे एक बार डेनिस ओवन पूछा था, तो डेनिस ओवन भी क्या था, वो मानव प्रजाति ही थे, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ और प्लेसेज हैं, जैसे लेबनान में बालबेक, टायर और अंजार, ये अभी खतरे में है। तो बालबेक, टायर और अंजार यूनेस्को ने कहा है कि भाई ये खतरे में है। तो याद रखना ये प्लेसेज कहाँ पे हैं, लेबनान में, इनकी लोकेशन पूछ सकता है। फिर देखो यार ये कुछ विद्रोह हुए थे, तो विद्रोह की लोकेशन पूछता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, हमें याद ये रखना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ध्रुवा विद्रोह। ध्रुवा विद्रोह कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो मांझी विद्रोह। असम में कौन सा विद्रोह हुआ था, चाय बागानों के लिए हुआ था विद्रोह, ठीक है। मेघालय में कौन सा हुआ था, तो खासी विद्रोह। इसके बाद मणिपुर में कौन सा विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो मणिपुर का तो नाम आएगा ही आएगा, ये नागा राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। झारखंड में कौन सा हुआ था, तो कोल और लड़का विद्रोह, याद रखना बालक। संथाल विद्रोह याद रखना, कोल विद्रोह याद रखना, सोरेन विद्रोह याद रखना, और ताना भगत आंदोलन भी कहाँ पे हुआ था, ये झारखंड में हुआ था। आंध्र प्रदेश में कोया विद्रोह हुआ था, ये याद रहना चाहिए। और राजमोहनी देवी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो एमपी में हुआ था। बेडची आंदोलन कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। और भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। एक है ताना भगत आंदोलन, तो झारखंड में हुआ था, और भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था।